तो देखो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक कर लिया था, मतलब अभी बेसिक ही कर रहे थे, एक्चुअली अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन और डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग समझ लिया था। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आपका प्रोसेस। ठीक है, तो नीचे लिखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो देखो होता क्या है एक्चुअल में कि देखो तीन चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आप तीनों को वेरी करा दो, मान लो अगर आप तीनों को वेरी कराओगे तो वैसे केस में क्या होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, या फिर उसमें कोई फॉर्मूला डिराइव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। देखो होता क्या है कि आपके पास तीन वेरिएबल है, टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आप तीनों को वेरी कराओगे तो उस पर फिर कोई रिलेशन बना पाना, कोई फॉर्मूला बना पाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि उसमें से कोई एक टर्म को कांस्टेंट कर लेते हैं। मान लो कि सपोज करो टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अगर टेम्परेचर मान लो कांस्टेंट हो गया, सपोज करो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो फिर दो टर्म बचा, प्रेशर एंड वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर में मान लो चेंज करोगे तो प्रेशर एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगा, वॉल्यूम उसी के हिसाब से चेंज होगा तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होगा। अरे जैसे मान लो पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आर और एन तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्लोज वेसल रहेगा, तो बचा पी और वी। जैसे जैसे पी को चेंज करोगे वैसे वैसे वी को चेंज करोगे, तो आप एक को चेंज करोगे तो दूसरे के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक साथ मतलब हम लोग सारे टर्म को चेंज नहीं करते, इसमें से एक टर्म को कांस्टेंट किया जाता है, फिर बाकी दो में चेंजेस करवाए जाते हैं। तो उसके हिसाब से कुछ प्रोसेस होते हैं। अभी प्रोसेस के नाम लिख लेते हैं, बाकी इनके बारे में डिटेल में हम लोग आगे लेक्चर में करेंगे। तो अभी तो आपको इनिशियल स्टेज पे तो इनकी नेमिंग पता होना चाहिए। तो सबसे पहला एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब कुछ ना कुछ कांस्टेंट होगा, थर्मल का मतलब है टेम्परेचर। तो ऐसे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, या फिर यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। टेम्परेचर कांस्टेंट मीन आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर सेकंड होता है आइसोबारिक प्रोसेस। तो बार क्या होता है एक्चुअल में, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। सो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो प्रेशर है वो कांस्टेंट होगा, या फिर ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, जो डेल्टा पी होगा वो जीरो होगा। थर्ड इज आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऐसे प्रोसेस में जो डेल्टा वी होगा वो हमारा जीरो होगा। ठीक है, इन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज जीरो। एंड फोर्थ हमारा होगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, अब क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या जीरो होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट जीरो होता है। मतलब यहाँ पे Q की वैल्यू स्मॉल क्यू सिंबल ऑफ हीट जीरो होता है। हीट क्या होता है आगे समझेंगे, बस पहले लिख लो ये चार नाम, टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट आइसोबारिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट तो फिर आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर हीट की वैल्यू जीरो है दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या होता है सब अभी हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे सब आएगा चैप्टर में। अब हम लोग इसके अलावा यहाँ पे नीचे और लिखते हैं, लिखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस डिपेंडिंग अपॉन स्पीड ऑफ प्रोसेस। भाई दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, डिपेंड जो करते हैं स्पीड के हिसाब से। तो फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्ट इज irreversible process and second is reversible process। तो देखो दो टाइप के प्रोसेस होते हैं स्पीड के हिसाब से, तो वन इज इरिवर्सिबल प्रोसेस
एंड सेकेंड इज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होगा फास्ट, जो तेज होगा, इसका मतलब है स्लो। देखो ये पहली बात तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा है, रिएक्शन की बात नहीं कर रहा। आप बोलोगे सर प्रोसेस और रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? देखो उसका डिफरेंस समझ लो पहले। मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर के अंदर आपने रिएक्शन करवाया, सपोज करो कुछ रिएक्शन हो रहा है, मान लो कुछ रिएक्टेंट से कुछ प्रोडक्ट बना, तो वो रिएक्शन जहाँ पे होगा तो वो केमिकल रिएक्शन का पार्ट होगा, और जो हम लोग इस चैप्टर में आगे करेंगे, पहले अभी प्रोसेस का पार्ट करेंगे। फिर प्रोसेस में क्या होगा, प्रोसेस में क्या होगा, आपके पास सिस्टम होगा, इसको हम लोग एक्सपैंड, मतलब मान लो एक सिस्टम है, मान लो पिस्टन मूविंग कंटेनर में मैंने गैस को भर दिया, फिर उसको एक्सपैंड किया, कंप्रेस किया, तो उसके हिसाब से देखते हैं कि अंदर गैस में क्या चेंज आएगा। तो प्रोसेस के केस में रिएक्शन नहीं होता, बस एक्सपेंशन कंप्रेशन करके हम लोग चीज़ों को स्टडी करते हैं। तो आपका आइसो मतलब प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता, और जब रिएक्शन होगा तो हम लोग उसके बारे में आगे करेंगे, रिएक्शन भी करेंगे, सब करेंगे। मतलब ये एक बड़ा चैप्टर है बहुत, और एनर्जी के यहाँ पे सारे केस निपटाएंगे, बिल्कुल टेंशन मतलब सब कुछ करेंगे। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, फास्ट प्रोसेस का मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन, और रिवर्सिबल मतलब स्लो। अच्छा, इसको समझ लेते हैं पहले क्या है, इसको समझ लेते हैं, इन दोनों को समझो पहले क्या है दोनों में का मतलब। एक ये पिस्टन मूविंग कंटेनर है भाई, ऊपर नीचे होता रहता है, एक पिस्टन मूविंग कंटेनर ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अरे देश का नमक, टाटा नमक, तो टाटा नमक का 1 किलो का पैकेट लेके आते हैं, और मैं इसके ऊपर रख देता हूँ। तो ये 1 kg, अरे ये 1 kg का टाटा सॉल्ट है, ठीक है, 1 kg का कोई सॉल्ट है, टाटा सॉल्ट है, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर मैंने 1 किलो का नमक रखा हुआ है, ठीक है। मैं अगर नमक को हटा लूँ, सपोज को नमक को हटा लूँ, तो नमक को हटाते ही क्या होगा कि मास कम हो जाएगा, इसको रिलैक्स फील होगा और एक्सपैंड कर जाएगा। अरे जब मास रखा हुआ है तो ऊपर से देखो क्या होगा कि ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो कंप्रेस ही है। जैसे मैंने इस 1 किलो, अरे 1 किलो का नमक का पैकेट था, मैंने उठा लिया, जैसे मैंने उसको उठाया तो ये क्या हो गया कि बाहर का फोर्स कम हो गया, और ये सिस्टम क्या एक्सपैंड कर गया। और अरे ऐसा तो है नहीं कि उठा लिया तो एक्सपेंड करता ही जाएगा, अरे कभी ना कभी तो रुकेगा, मान लो यहाँ पे आकर रुक गया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, सडन हुआ, एक ही बार में हुआ, मतलब कि आपने नमक को उठा लिया और तुरंत एक्सपेंड कर गया। तो ये क्या कहलाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस। फास्ट प्रोसेस जो 1 या 2 या 3 मतलब जो फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में होते हैं वो कहलाता है इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप मतलब कि सम फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है, तो ये कहलाता है फास्ट प्रोसेस। अच्छा, ये तो चलो समझ में आ गया कि क्या होता है इरिवर्सिबल। अच्छा, रिवर्सिबल क्या होगा, अरे भाई जो टाटा नमक था, मैंने उसका पैकेट को फाड़ दिया, और पैकेट को फाड़ के फिर क्या किया, इसके ऊपर लाके फैला दिया। मैंने क्या किया, नमक का पैकेट फाड़ा और इसके ऊपर नमक को फैला दिया, ठीक है। ये कोरोना वायरस का टाइम था, मतलब चल रहा है, मैं एकदम फ्री बैठा हूँ, कोई काम धाम नहीं, तो मैंने आराम से पैकेट को फैलाया और बोला कि मैं एक मतलब मैं क्या करूँगा, एक नमक एक पार्टिकल को उठाया, कौन से टाटा नमक का एक पार्टिकल, बहुत छोटा होता है, हाँ, पार्टिकल को उठाया। अच्छा, पार्टिकल को उठाया तो मास कुछ कम होगा, हाँ कम होगा, तो एक्सपैंड करेगा, हाँ करेगा, पर आपको दिखाई नहीं देगा पर करे। अच्छा, कॉमन सेंस से सोचो कि नमक के अगर आपने मान लो ऐसे एक पार्टिकल को मान लो उठाया तो मास कम होगा तो एक्सपेंशन होगा, दिखाई दे या ना दे, आप मतलब उसको दिखे ना दिखो, आराम से सोच के बताओ, एक्सपेंड करेगा, फील करके बताओ, एक्सपेंड करेगा ना, तो मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन होगा। तो मैं मतलब मैं एक पार्टिकल को उठाऊंगा, फिर एक्सपेंशन होने का टाइम दूंगा, ऐसा नहीं जल्दी नहीं, फिर एक्सपेंशन हो गया, फिर एक पार्टिकल को उठाया, फिर एक्सपेंशन हो गया, फिर एक को उठाया, फिर एक्सपेंशन हो गया। तो अगर एक्सपेंशन ऐसे हो रहा है, मतलब मैं एक पार्टिकल को उठा रहा हूँ, एक्सपेंशन हो रहा है, तब सोचो 1 किलो नमक में
अरे कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितने मानना चाहो 10 लाख तो मॉलिक्यूल होते हैं। अरे बहुत छोटे छोटे नमक के पार्टिकल्स होते हैं, घर पे जाके देखना आप लोग। तो मान लेते मैं एक एक पार्टिकल को उठाता रहा, मान लो 10 लाख पार्टिकल्स है और मैं एक एक को पार्टिकल को उठाता रहा, मास कम होता रहा, एक्सपेंशन होता रहा। तो ये एक्सपेंशन होने में कई हफ्ते महीनों का टाइम, अरे एक एक पार्टिकल को उठाना है आराम से, कोई जल्दी नहीं, एक एक पार्टिकल को उठाना कई हफ्ते या फिर महीनों का टाइम लग सकता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? रिवर्सिबल। तो एक्सपेंशन तो वही है, पहले भी 1 किलो नमक, अभी भी 1 किलो नमक, पर अब एक एक पार्टिकल उठा रहे हैं। तो अगर कोई प्रोसेस बहुत स्लो हो, मतलब आपने एक पार्टिकल को उठाया, मास कम हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंशन भी ऐसा हुआ कि आपको दिख भी नहीं रहा है, तो वैसा प्रोसेस कहलाता है रिवर्सिबल। जो दिखेगा नहीं पर आपको समझ में आना चाहिए। रिवर्सिबल मतलब एनी स्लो प्रोसेस, ठीक है। जैसे वैसे एक मैं रिएक्शन का एग्जांपल दे देता हूँ, पर वो वैसे यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। एक एग्जांपल मान लो ये आयरन की रॉड है, मान लो आयरन की रॉड है, इस रॉड को मैं मान लेता हूँ बाहर रख देता हूँ। तो मान लो ऐसे ही नॉर्मल रॉड रख दिया, मैं इसको कल देखूंगा, मुझे लगेगा नहीं सही है, कोई दिक्कत नहीं, परसों देखा लगेगा सही है, और मतलब मुझे लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा है। मैंने इसको 1 साल बाद देखा, रस्टिंग हो गया, पूरा खराब हो गया। तो रस्टिंग भी क्या होता है? कोरोजन, वेरी स्लो प्रोसेस, दिखता नहीं है पर आप उसको बहुत लॉन्ग टाइम के बाद देखोगे लगेगा हो गया। तो वैसे ही आप एक पार्टिकल को उठाओगे, लगेगा नहीं एक्सपेंशन हो रहा, पर आप पार्टिकल को हटाते रहोगे, मास कम होता जाएगा, एक्सपेंशन होता जाएगा। तो एनी प्रोसेस मतलब एनी प्रोसेस या वेरी स्लो प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग इसका एक नाम और देते हैं, दिस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, और क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट ही रुका हुआ, आपको लगेगा कि ये भाई रुका है, कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये ऑलमोस्ट रुका हुआ प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसमें नीचे लिखते हैं, तो नीचे लिखो एनी फास्ट प्रोसेस इज known as irreversible process. This process take place in finite number of steps, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस कहाँ होते हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। अच्छा, ठीक है। अब फिर आगे नीचे लिखो एनी प्रोसेस which take place in infinite number of step, that is infinite number of step। कितने स्टेपों का पता नहीं, बहुत ज़्यादा। इनफाइनाइट का मतलब वेरी लार्ज वैल्यू ये होता है। that is very slow process is known as reversible process, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है स्लो और इरिवर्सिबल का मतलब है फास्ट, ठीक है। तो अब देखो होगा क्या, आगे क्वेश्चन में कई बार ऐसा लिख के आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो ऐसा नाम लिख के आया है तो आप पहचान जाओगे। पर मैं कुछ बातों को बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान रखना और आपको आगे हेल्प करेगा। तो देखो होता क्या है, मतलब कई बार लिख के आएगा रिवर्सिबल प्रोसेस, ऐसा लिखा रहेगा तो आप पहचान जाओगे, पर नहीं लिखा रहेगा तो कैसे पहचानोगे? देखो एक बात को समझो, अगर मान लो ये एक 1 kg का नमक था, ठीक है, रुका हुआ है, सिस्टम रुका हुआ है, ठीक है। तो बाहर से क्या होगा, एयर का भी प्रेशर है, अरे एयर तो होगा ही, वो कहाँ जाएगा, और ये मास का भी प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। आपने इसको हटा दिया, एक ही झटके में हटा दिया, ठीक है। तो बाहर का प्रेशर क्या है? सिर्फ एयर का प्रेशर। अरे एक ही झटके मैंने हटा दिया तो बाहर का प्रेशर क्या? सिर्फ एयर का प्रेशर, ठीक है। और तो कोई प्रेशर है नहीं, और एयर का प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट। फिर एक्सपेंड करेगा और कभी ना कभी रुकेगा, ठीक है। तो जब एक्सपेंशन कर रहा था तो बाहर का प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। तो अरे एक ही केजी का नमक था, मैंने हटा दिया तो मास कम हो गया, एक्सपेंशन होता रहा। जब एक्सपेंशन हो रहा तो बाहर सिर्फ एयर था, एयर का प्रेशर कांस्टेंट। तो जब एक्सपेंशन हो रहा तो बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोल दे कि एक्सपेंशन करते वक्त बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है या कंप्रेस करते वक्त बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, तो आपको उसको हमेशा समझना है इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें ये आपको लिखा रहेगा कि
प्रोसेस टेक प्लेस इन सच अ वे दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, और आपको फिर आगे कुछ कहानी सुनाया रहेगा। तो ये जब बोले एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है तो बोलना चाह रहा है कि आप इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस लेके करो। और मैंने आपको देखो पहले लेक्चर में बताया, देखो इस चैप्टर में क्या दिक्कतें क्या होंगे, फॉर्मूले थोड़े आपको पता होंगे, हो सकता है सारे फॉर्मूले भी ना याद हो। न्यूमेरिकल इसका बहुत सिंपल होगा। दिक्कत सारी यही होगी कि जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान ही नहीं पाओगे क्वेश्चन में आइसोथर्मल है, एडियाबैटिक है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल, पहचान ही नहीं पाओगे। अगर आप ये पहचान गए तो समझ लेना फिर आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। उसको पहचानने में ही दिक्कत आएगी और इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के दिया जाता है। सीधा सीधा लिख के नहीं आएगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, वो घुमा के देगा। एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिएबल, ऐसे लिख के आता है सब चीजें। तो मतलब जिससे क्या होगा कि जो लोग सिंसियर, जिन्होंने बहुत ध्यान देकर चैप्टर में पढ़ा है वही कर पाए। तो इसलिए इसमें नीचे लिखो इफ इन एनी प्रोसेस external pressure remains constant, then that process is always irreversible process। अगर किसी भी प्रोसेस में अगर बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है, इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट देन दैट प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो वो आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग देखो इसमें समझते हैं रिवर्सिबल वाले को। अरे ढेर सारा नमक, टाटा नमक, मान लो ये है, अच्छा रुका हुआ है, सपोज के रुका हुआ है, तो P इंटरनल और बाहर का क्या होगा P एक्सटर्नल। P इंटरनल, P रुका हुआ है। ठीक है, हमने एक पार्टिकल को हटाया। ठीक है, अरे बाहर का प्रेशर में एयर का प्रेशर और नमक का प्रेशर दोनों, इसलिए P एक्सटर्नल लिख दिया। एक पार्टिकल को हटाया। आप बोलोगे हाँ सर मास तो चेंज हुआ, पर कितना चेंज हुआ, क्या आपको फील होगा? बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, P इंटरनल ऐसे देखो इक्वल टू क्या होगा P एक्सटर्नल, ठीक है जो भी है, और प्लस माइनस डेल्टा P या प्लस माइनस dP। प्लस माइनस क्यों? देखो जब एक्सपेंशन करोगे तो प्रेशर कम होगा, जब कंप्रेस करोगे तो फिर प्रेशर बढ़ भी सकता है कंप्रेस करते वक्त। तो मान लो आप कंप्रेस करने का मतलब कि अरे पार्टिकल इसमें मान लो नमक में बढ़ा रहा हूँ, नमक डाल रहा हूँ, तो पार्टिकल बढ़ रहे तो प्रेशर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, रुका हुआ है। ठीक है, बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर कांस्टेंट है। आप जैसे एक पार्टिकल को हटा दोगे तो क्या होगा, बाहर का प्रेशर कम हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, पूरा टाइम दोगे एक्सपेंशन हो गया और फिर रुक जाएगा। ठीक है, तो फिर देखो होगा क्या, जैसे मान लो एक्सपेंशन हुआ तो यहाँ पे वैसे माइनस होगा। ठीक है, तो पहले का ये P एक्सटर्नल इनिशियल था, हमने पार्टिकल को हटा लिया, एक्सपेंशन हुआ और फिर मान लो आपके पास रुक गया, तो उसमें से आपको डेल्टा P माइनस करना होगा जो प्रेशर डिक्रीज हुआ। ये dP की वैल्यू आप समझो बहुत बहुत छोटा होगा। जैसे मान लो अगर ये 5 मान लो चलो 2 ATM है तो हो सकता है 0.001 ATM, तो आप इतने छोटे प्रेशर को कंसिडर नहीं करोगे। तो ये जो वैल्यू है आपको पता होता है जब हम लोग किसी चीज को ऐड करते हैं फिर माइनस करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं फिर एडिशन करते हैं, तो बड़ी वैल्यू के सामने छोटी वाले वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। तो ये वैल्यू लार्ज है, ये वैल्यू स्मॉल है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसको इग्नोर। ठीक है, ये काफी स्मॉल होगा, हमने पहले से रिवर्सिबल बोला है, स्मॉल चेंजेस होंगे तो इसलिए ये वैल्यू काफी छोटा होगा। तो आपको ऐसा फील होगा इसमें कि जो P इंटरनल है, अरे ये वैल्यू नेग्लिजिबल है, तो ये P एक्सटर्नल के इक्वल होगा हमेशा। तो इसमें नीचे लिखो, ये चीज ध्यान रखना, आपको ऐसा लिख के है कि एक्सपेंशन टेक प्लेस इन सच अ वे दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटरनल प्रेशर, तो आपको समझना है रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो in reversible process external change is very small, so in this process it appears that external process is always equal to the internal process।
तो आपका ऐसा अपेयर होगा कि जो एक्सटर्नल वाला वो हमेशा इंटरनल वाला के इक्वल है, ऐसा अपेयर होगा। ऐसा रियल में वैसे होता नहीं है, पर आपको अपेयर होगा और आपको ये लेके चलना, मतलब आप जब पार्टिकल को हटाओगे तो प्रेशर का चेंज होगा, बहुत कम चेंज होगा। तो रियल में तो चेंज होगा पर बहुत कम चेंज होगा, तो हम लोग उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या अपेयर होगा कि जो एक्सटर्नल प्रेशर वो हमेशा इंटरनल वाले के इक्वल है, ठीक है। तो अभी तक मैं रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आपको समझ में आया होगा। इनमें बस दो बातें ध्यान रखनी है, मतलब रिवर्सिबल में क्या होता, मतलब इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल फास्ट प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, या एक्सटर्नल प्रेशर आपका चेंज नहीं हो रहा। इसमें इंटरनल प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। इन बातों को ध्यान रखना, तभी आप पहचान पाओगे, ठीक है। अब ये तो चलो आपके पास कुछ बेसिक चीजें हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो आगे सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। चलो पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लेते हैं, फिर साइन कन्वेंशन लिखते हैं, फिर चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को देखो, आप बोलोगे चैप्टर में सर करना क्या है, देखो हम लोगों को करना क्या है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ा पार्ट है, फिर करेंगे हम लोग इसका एप्लीकेशन थर्मोकेमिस्ट्री, फिर हम लोग करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर एक बहुत छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा मतलब 15 मिनट का पार्ट है, एक थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसका एप्लीकेशन जो कहलाएगा थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें केमिकल रिएक्शंस को सॉल्व करेंगे, फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर बहुत छोटा सा पार्ट आपका थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो अब हम लोग पहले करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और इस बात को ध्यान रखना, जैसे मैं आपका रिवर्सिबल बता रहा था, तो कोई ये चैप्टर मैंने जैसा पहले बोला है, अब मैं जैसे एक बार और बोल देता हूँ कि डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में बनना। आप एक पार्टिकल को हटाओगे तो आपको क्या लगेगा, एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपको लगे कुछ नहीं हुआ, तो वही है चैप्टर। आपको लगेगा बाहर वाला अंदर वाला सेम है, आप पार्टिकल हटा रहे हो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा, तो दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बचपन से एक कहानी जो सुनी है एनर्जी की, वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर अब हम लोगों को देखो बचपन में तो बस कहानी सुनते हैं, पर अभी इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखना है, इसके कुछ हम लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने, तब जाके अब पता चलेगा ना कि क्लास 11 का चल रहा है। तो बचपन से कहानी क्या सुनते हैं एनर्जी की, अरे यही एनर्जी इज कंजर्व, बस वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एनर्जी इज कंजर्व, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो लिखो कहानी लिखो, अरे जो कहानी सुनते बचपन से वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लिखो एनर्जी इज कंजर्व्ड, फिर नेक्स्ट लाइन से लिखो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। एनर्जी चेंजेस ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। एनर्जी कंजर्व होता है, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप सिर्फ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अरे यही तो कहानी सुनते हैं ना बचपन से, वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर अभी ये तो चलो बचपन की कहानी हो गई, अब हम लोगों को इस पर कुछ फॉर्मूले बनाने, कुछ न्यूमेरिकल करने हैं। तो देखो है क्या, एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है। सिस्टम में एक लेके आया, मतलब मैंने एक सिस्टम देखा अपने वही लैब में कि एक सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम के अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी, कोई ना कोई एनर्जी होगी, ठीक है, उसको बोलेंगे इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आप बोलोगे सर ये क्या है, अरे जो भी उसके अंदर जो भी एनर्जी प्रेजेंट है, अब इस पर डिस्कस करेंगे। देखो पहले मैं लिखवाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके अंदर 3 टर्म आएंगे, मैं तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर। तो मान लेते हैं इस सिस्टम की कोई ना कोई एनर्जी है, ठीक है, तो उस एनर्जी को माना जाएगा आपका E1, ठीक है। E1 का मतलब यह है कि दिस इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, जो आपके पास है, ठीक है। अच्छा मैंने एक काम किया, सिस्टम को थोड़ा सा गर्म कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया मान लेते हैं, ठीक है, मतलब हीट मैंने दिया। ये तो समझ लो, देखो दो चीजें हैं, अगर मान लो सिस्टम ठंडा है, जैसे चैप्टर में समझ रहे थे, अगर मान लो सिस्टम ठंडा है
तो सराउंडिंग से सिस्टम को हीट मिल जाएगी। और मान लो सिस्टम खुद ही गर्म है तो वो अपने हीट को सराउंडिंग में रिलीज कर देगा। अरे यही तो होता है, गर्म होगा तो हीट रिलीज कर देगा, ठंडा होगा तो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो मान लो इसको कुछ हीट मिला, ठीक है, किधर गया अब इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे, बस मतलब हीट का कुछ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, हीट का कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा है। मान लेते कि इसको कुछ हीट मिला, ठीक है, फिर इसने कुछ वर्क भी किया, मान लेते इसने कुछ वर्क किया, जो भी एक्सपैंड कंप्रेस कुछ भी हो सकता है, एक्सपैंड कर जाए, हो सकता है कंप्रेस हो जाए, मुझे कोई आइडिया नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है। मतलब हम लोग एक सिंपल मतलब एक लेमैन की तरीके से कर रहे हैं। भी एक सिस्टम है, उसकी एनर्जी E1, मान लेते उसने कुछ हीट रिलीज कर दिया, मान लो उसमें कुछ एक्सपैंड कर गया, कुछ कंप्रेस हो गया, ठीक है, कुछ ना कुछ, मान लो हीट, अरे गर्म होगा तो हीट रिलीज कर देगा, और कुछ एक्सपैंड कंप्रेस भी कर सकता है, फ्री है वो। तो मान लेते उसने कुछ कर भी लिया, एक्सपैंड या कंप्रेस कुछ कर लिया उसने, मतलब कुछ यहाँ पे हीट मतलब क्यों, मतलब कि ये इधर उधर कहीं भी जा सकता है। फिर उसने कुछ वर्क भी एक्सचेंज कर लिया, मान लेते हैं कुछ मतलब एक्सपैंड हो गया, कंप्रेस हो गया, जो भी हुआ, वर्क एक्सचेंज कर लिया, कभी ना कभी तो रुकेगा। अरे सिस्टम मान लो गर्म है, कभी ना कभी ठंडा होकर रुक जाएगा, कभी ना कभी तो रुकेगा। जब रुकेगा तो इसके अंदर की जो एनर्जी होगी हम लोग उसको बोलेंगे E2। तो E2 क्या होगा आपका, फाइनल इंटरनल एनर्जी। अरे कुछ हीट का एक्सचेंज किया, कुछ वर्क का एक्सचेंज किया, फिर जब रुक गया तो उसकी अंदर की एनर्जी कहलाएगा फाइनल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। हो सकता है दोनों सेम, हो सकता है दोनों अलग अलग हो, अभी वो सब केस नहीं बना रहे, अभी लेमैन के जैसे पूरा जो है फॉर्मूला सब लिख रहे हैं, ठीक है। कब क्या होगा वो आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या होगा, एक सिस्टम था, उसकी पहले एनर्जी थी E1, ठीक है, इसने कुछ हीट का एक्सचेंज किया, कुछ मतलब कुछ हो सकता है ऐड हुआ, कुछ हो सकता है सब्ट्रैक्ट हुआ, अब इस पर डिस्कशन, मतलब कुछ हीट का एक्सचेंज हुआ, मतलब कि कुछ ना कुछ हीट का काम हुआ, फिर उसने कोई ना कोई वर्क भी किया और फाइनली रुक गया, फाइनली रुक गया। तो जब रुक गया तो उसके अंदर की एनर्जी क्या है, E2, ठीक है। तो इनिशियल कुछ इंटरनल एनर्जी था, कुछ एक्सचेंज हीट का, कुछ वर्क का, फाइनली रुक गया E2, उसको उधर लेके जाएंगे। तो डेल्टा E इक्वल टू होता है Q प्लस डब्ल्यू। अरे उधर लेके गए, E2 माइनस C1 इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। यही है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू, मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हीट एक्सचेंज प्लस वर्क डन। तो इसमें नीचे लिखो, ये लिखने के बाद लिखो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज change in internal energy is equal to the sum of sum of heat exchange and work done, ठीक है। हीट एक्सचेंज और वर्क डन का सम होता है। अच्छा, इसको भी करेंगे, पर इसको करने के पहले एक साइन कन्वेंशन समझ लेते हैं। इस चैप्टर में साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे गैसेस स्टेट में मैंने क्या बोला था, सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, आयु मतलब वो आपका यूनिट कन्वर्जन। मैंने कहा था गैसेस स्टेट में यूनिट का बहुत ध्यान देना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। और आपने चैप्टर में एक्सपीरियंस भी क्या होगा कि यूनिट का बहुत दिक्कतें थी। कभी आर की वैल्यू लेते थे 0.0821, कभी लेते थे 8.31, अरे KTJ में समझ में नहीं आ रहा था। तो यूनिट का बहुत ध्यान देना था। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत पैदा करेगा वो होगा ये साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बहुत सिंपल है, पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ उसको। पर साइन कन्वेंशन का बहुत ज़्यादा ध्यान देना, मतलब आपको समझ लो कि इवन क्वेश्चन जब आता है, जैसे मान लो कि किसी क्वेश्चन में मान लो आपको हीट पूछा, हीट निकालो, तो आपको ऑप्शन भी ऐसा दिया रहेगा +20, -20, +10, -10। मतलब आपने 10 निकाल भी लिया तो +10 और -10 ऐसा ऑप्शन होगा। तो आपको इसलिए साइन कन्वेंशन बहुत मतलब क्लियरली पता होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी आपको चैप्टर में। देखो साइन कन्वेंशन क्या है इसमें, ये हमारा सिस्टम है और इसके जो चारों साइड जो है वो सराउंडिंग है, ठीक है। इसका साइन कन्वेंशन बहुत ही सिंपल। अगर कोई भी चीज सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी, मतलब सिस्टम मान लो ऐसा बोला कि दान कर रहा है, सराउंडिंग को ले दान कर दिया,
तो जब कोई चीज़ उस सराउंडिंग को ट्रांसफर करेगा तो उसको लेना आपको नेगेटिव साइन से। मान लो ऐसा बोला कि हीट रिलीज मतलब हीट रिलीज 20 किलो जूल, बस बोल दो रिलीज 20 किलो जूल, तब जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसको -20 लेके करना है। समझ में आ रहा है? आपको -20 नहीं लिखा रहेगा, आपको खुद से माइनस प्लस समझना है। और इस चैप्टर में ये मत सोचना अगर कोई वैल्यू माइनस आ गई तो छोटा हो गया, नो। नेगेटिव साइन मीन्स रिलीज, मतलब सिस्टम से सराउंडिंग को किया। और अगर कोई भी चीज सराउंडिंग से सिस्टम में आ रहा है तो मतलब वो पॉजिटिव। अरे नेगेटिव मतलब आप खुद सोचो, मान लो आपके पास सपोज करो 500 रुपए है, 200 रुपये आपने खर्च कर दिए, दान कर दिए, तो आपका पैसा नेगेटिव हो गया, कम हो गया, तो वही नेगेटिव। और मान लो आपको कहीं से 200 रुपये और मिल गए तो ऐड हो रहा है, तो 500 से 700 हो गए, वही सेम। कहीं दान करेगा तो माइनस, मतलब अगर कोई भी चीज सिस्टम से सराउंडिंग, कोई भी चीज सिस्टम से सराउंडिंग को ट्रांसफर होगी तो नेगेटिव लेना है, कोई सराउंडिंग से सिस्टम में ट्रांसफर होगा उसको पॉजिटिव लेना है। एक चीज मैं इसको स्टार्ट करने के पहले एक चीज मुझे बताना है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक चीज का ही दिक्कत है, साइन कन्वेंशन का। फिजिक्स में साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग है और केमिस्ट्री का अलग है। मैं फिजिक्स को साइन कन्वेंशन नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा, पर मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप साइन कन्वेंशन का डिफरेंस समझ गए, मतलब ऐसा है कि फिजिक्स में देखो, ये जो चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। देखो जैसे इसका एप्लीकेशन जो क्या कहलाएगा आपके पास, आपका केमिकल रिएक्शन, ये थर्मोकेमिस्ट्री, वो सिर्फ केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ केमिस्ट्री में करवाया जाता है, पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दोनों में कॉमन है एक्चुअल में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है, पर अगर आप दोनों के साइन कन्वेंशन के डिफरेंस को समझ गए तो आपको फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। मतलब थोड़ा सा आपको इसमें साइन कन्वेंशन ध्यान देना, इसको और फिजिक्स वाले से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फिजिक्स में अभी ये नहीं, वो कुछ टाइम बाद स्टार्ट होगा, पर बता देता हूँ फिजिक्स में और इसमें कंफ्यूज मत होना, बस साइन कन्वेंशन अगर आप समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन देखो बहुत सिंपल है, बाहर निकला नेगेटिव, अंदर आया पॉजिटिव, सिंपल, बस यही केमिस्ट्री का साइन कन्वेंशन है, ठीक है। फिजिक्स का साइन कन्वेंशन थोड़ा सा अलग रहेगा, तो उस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करना चाह रहे, बस मैं बोलना चाह रहा हूँ कि साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, अदरवाइज इसको मतलब यहाँ तक तो ठीक है, पर जब आगे चल के आप फिजिक्स कर लोगे तो कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए इसका साइन कन्वेंशन ध्यान रखना। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज़ सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी तो नेगेटिव, मतलब अगर आपका कोई भी चीज़ सिस्टम से सराउंडिंग में गया तो उसको नेगेटिव लेना है, और अगर सराउंडिंग से सिस्टम में आया तो उसको पॉजिटिव लेना है। इसका मतलब अगर बोला हीट रिलीज, मान लो ऐसा गिवन है 10 किलो जूल हीट इज रिलीज, तो मतलब उसके आगे ऑटोमेटिक नेगेटिव साइन, ठीक, ऑटोमेटिक। अगर बोला हीट एब्सॉर्ब, तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव साइन, हीट रिलीज नेगेटिव साइन, हीट एब्सॉर्ब पॉजिटिव साइन, ठीक है। ऐसे मानते वर्क, ठीक है। अगर सिस्टम ने वर्क किया, मतलब वर्क वो कर रहा है, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो ये सिस्टम, मान लो ऐसा नहीं पिस्टन में, मान लो एक्सपेंशन हो रहा है, धक्का मार रहा है, तो उसने सराउंडिंग को धक्का मार दिया, तो वर्क किया, तो मतलब वर्क किस पे किया, सराउंडिंग को धक्का मार दिया, मतलब वर्क जो है मैंने तो ऐसा लिखा, वर्क डन, वर्क डन, ये क्या है, बाय द सिस्टम, सिस्टम ने किया भाई, तो सिस्टम करेगा तो सराउंडिंग को दे देगा, तो ऐसा नेगेटिव, ठीक है। और पता चला सराउंडिंग ने सिस्टम पे कर दिया, ऐसा भी हो सकता है कि सराउंडिंग में प्रेशर जाता है, दबा दिया, ले दब, तो उसको दबा दिया, तो वैसे केस में क्या होगा, वर्क डन अगर बोला है ऑन द सिस्टम तो उसको लेना है पॉजिटिव, अगर ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव, बाय द सिस्टम है तो नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ये तो मैंने लिख दिया, पर आगे हर चीज में कोई भी चीज अगर सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगी तो उसको नेगेटिव साइन से लेना है, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर, और अगर कोई मतलब सिस्टम से सराउंडिंग में ट्रांसफर होगा तो नेगेटिव, सराउंडिंग से सिस्टम में होगा तो पॉजिटिव, ठीक है। चलो ये सब बातें तो ठीक है,
पर भाई ये इंटरनल एनर्जी क्या है, ये हीट क्या है, ये वर्क क्या है, ये तो बताया ही नहीं। तो अब हम लोग अब इन तीनों को एक एक करके समझेंगे कि ये तीनों एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग लिखो, पहला हेडिंग इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के दो सिंबल है। बहुत बार बुक में ई दिया रहता है या बहुत बार आपको क्वेश्चन में ई दिया रहेगा, मुझे ई लिखने की आदत है। ठीक है, इसको कई बार सिंबल में कैपिटल यू भी रहता है, यू, कैपिटल यू। तो इसके दो सिंबल है, ई या फिर यू। ठीक है, दोनों सिंबल का यूज रहता है, बुक्स में दोनों सिंबल बने रहते हैं। मैं मतलब मुझे ई यूज करने की हैबिट है, तो पर आप में से कोई अगर यू यूज करना चाहे तो कर सकता है। क्वेश्चन में कई बार यू भी लिखा रहता है, तो आपको बाय डिफॉल्ट उसको मतलब वही आपको इंटरनल एनर्जी समझना है। ठीक है, उसका सिंबल ई या फिर यू। तो पहले लिख लो क्या होता है, तो लिखो इट इज इंटरनल एनर्जी, इट इज सम ऑफ all the energies, it is sum of all the energies present in system, sum of all the energies present in system। अच्छा, सिस्टम में जितनी एनर्जी प्रेजेंट है सबको जोड़ दो तो इंटरनल एनर्जी। अरे एक सिस्टम है, जितने भी एनर्जी प्रेजेंट है सबको जोड़ दो, दैट इज इंटरनल एनर्जी। अच्छा हाँ, बस इतना ही सिंपल सा है। एक ही सिस्टम है तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ये जितनी एनर्जी पता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और क्या हो सकता है, और जो भी करना चाहो कर लो। हीट और वर्क अभी नहीं करे, बाकी और जो भी एनर्जी आपको पता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अरे इलेक्ट्रिकल, मान लो मैग्नेट का कोई इफेक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, जो हो रहा है, जितने भी एनर्जी पता सब ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो मैं आपको कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। कोरोना वायरस आया, अभी सितंबर चल रहा है, और वायरस तो इंडिया में मार्च में ही आ गया था, और दुनिया में वर्ल्ड में तो जनवरी के ही टाइम से हो रहा है। 9 महीने करीब करीब वर्ल्ड में, और इंडिया में करीब करीब 7 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं। और सोचो हम लोग कितने बैकवर्ड है कि अभी तक वैक्सीन नहीं बना। सोचो, देखो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम बहुत बैकवर्ड है और मतलब हमको तुरंत करना, मतलब मैं आपको बस कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ, उसको समझो। आप ये कभी मत समझना साइंस के बारे में, क्योंकि बच्चे कई बार समझते हैं सर ये क्यों नहीं डेवलप हुआ, वो क्यों नहीं डेवलप हुआ। भाई ये साइंस है, कोई ये रामायण या महाभारत नहीं चल रहा है जहाँ पे किसी साइंटिस्ट ने बैठ के भगवान की पूजा की, भगवान ने कहा लो बेटा ये लो साइंस। ऐसा नहीं होता है। जब लोगों को मान लो मार्च में आपका कोरोना वायरस आया तो लोगों ने बोला वैक्सीन तो कल आ जाएगी। अरे कोई मजाक थोड़ी ना चल रहा है कि मतलब ऐसा है कि वायरस बना तो वैक्सीन का ही मतलब लो भाई। अरे साइंटिस्ट इंसान होता है, ऐसा थोड़ी ना कि वायरस आया लो भाई वैक्सीन खा लो मस्त हो जाओ, ऐसा नहीं होता है। मतलब जो साइंस है वो डेवलप हो रहा है। अभी हम लोग मतलब समझ लो कि बहुत पुअर है साइंस में या अंडर डेवलप है साइंस में। और कई बार हॉलीवुड की मूवीज में भी दिखाता है कि बाहर के यूनिवर्स में हो सकता है एलियन लोग रहते हो, मुझे नहीं पता एक्चुअल में, वो हमसे ज़्यादा डेवलप है। वो भी इंडिया में मतलब इंडिया ने सॉरी अर्थ में आते होंगे, सोचते हैं कि कितने बैकवर्ड लोग हैं साइंस में, पता नहीं, हो भी सकता है नहीं हो सकता, मूवीज में ऐसा दिखाता है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी साइंस में पूरे डेवलप नहीं हुए, अभी हम लोगों को बहुत डेवलपमेंट की जरूरत है। अभी हम लोग काफ़ी बैकवर्ड है साइंस में, और लगातार मतलब रिसर्च चल रहा है। पता ही होता है कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड में, इंडिया में भी है, वर्ल्ड में भी है, IIT भी उनमें से एक है। तो कितना रिसर्च चल रहा है आपका, तो अभी हम लोग साइंस में काफ़ी बैकवर्ड है, उसमें काफ़ी रिसर्च की जरूरत है। तो मैं ये सब कहानी इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ सिर्फ कि जैसे मान लो हो सकता है कि इस अर्थ में मान लो एनर्जी का हो सकता है 20 फॉर्म, या मान लो कि 50 फॉर्म, मान लो कि एनर्जी के 50 फॉर्म है, तो हमको सिर्फ 15, 20 से 25 फॉर्म पता है। अभी तक हमको यही नहीं पता कि एनर्जी किस किस फॉर्म के होते हैं। ये फैक्ट है।
मतलब साइंस वैसा नहीं, आप समझो कि अच्छा एनर्जी मतलब आप तो बचपन से कहानी सुनते आ रहे, पढ़ लिया, ठीक है, आज से 200 साल पहले किसी को कुछ नहीं पता था, तो ऐसा नहीं हुआ कि मान लो कि एडिसन ने या फिर मान लो कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने या फिर न्यूटन ने भगवान की पूजा की, भगवान ने आशीर्वाद दिया, सब उसको आगे अच्छा फोर्स ये होता है एनर्जी, ऐसा नहीं होता है। हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोगों को नई नई एनर्जी, नई नई चीज़ें पता चलती रहती है। तो एनर्जी की मान लो अगर 50 फॉर्म्स है तो हमको बस 20-25 फॉर्म में पता है, बाकी हमको फॉर्म पता ही नहीं है। और जब एनर्जी ही नहीं पता है तो भाई इंटरनल एनर्जी पता कैसे चलेगी? इंटरनल एनर्जी का मतलब सम ऑफ ऑल द एनर्जी। और जब सारा एनर्जी पता ही नहीं है तो इंटरनल एनर्जी कैसे पता चलेगा? तो मतलब इंटरनल एनर्जी आप कभी नहीं निकाल सकते, समझ में? कभी नहीं निकाल सकते। फिर आप बोलोगे सर पढ़ा करो, अभी पिक्चर अभी बाकी, अभी देखते तो रहो। पहले नीचे लिखो, लिखो वी डोंट नो अबाउट ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। एक्चुअल का मतलब एब्सोल्यूट। सो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, मतलब हम इतने बैकवर्ड है कि अभी ये भी नहीं निकाल पा रहे, सोचो। और एक बात को ध्यान रखना है, फिर से ये चैप्टर डेली लाइफ के एक्सपीरियंस में। अरे भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी क्या निकाल सकते हो क्या रियल लाइफ में? नहीं निकाल सकते, तो बस, तो मतलब हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। अच्छा फिर क्या करते हैं? तो अभी देखो समझते हैं। सपोज करते हैं ये इनिशियल स्टेट, आप लोग इसको दोबारा लिखना, ठीक है? मान लेते ये इनिशियल स्टेट है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इनिशियल मान लेते हैं कुछ ना कुछ इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, मान लेते हैं इनिशियल होगा, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कुछ मैग्नेटिक एनर्जी, कुछ ग्रेविटेशन एनर्जी, ठीक है? तो इनिशियली कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी होगा जो नहीं निकाल पा रहे, पर होगा, मान लो जो भी है भाई वही आपका। हमको इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं, पर इसलिए उसका भी आइडिया नहीं, पर है मान लेते हैं, ठीक है? हमने उसको क्या किया, कुछ मान लेते गर्म किया, कुछ ठंडा किया, कुछ चेंज करवाया इसमें, ठीक है? और हम लोग इसको लेके आए फाइनल स्टेट, मान लेते हैं कुछ चेंज, मतलब नीचे लिख लो आफ्टर सम चेंज, कोई भी चेंज। मैंने इसको कंप्रेस किया, ठंडा किया, गर्म किया, मतलब जो भी हॉट किया, कूल किया, जो भी समझना चाहो समझ लो। तो इसमें कुछ चेंज किया और फिर फाइनल स्टेट, तो ये होगा इंटरनल एनर्जी 2, ठीक है? कुछ चेंज करवाया तो काइनेटिक एनर्जी 2, पोटेंशियल एनर्जी 2, इलेक्ट्रिकल एनर्जी 2, मैग्नेटिक एनर्जी 2, ठीक है? ऐसा सब चलता जाएगा। अब देखो है क्या, इसको अब समझो। एक ही सिस्टम था, इसके अंदर जितने भी एनर्जी सम थी, मतलब थी, सबका सम क्या है? इंटरनल एनर्जी, ठीक है? मैंने उसमें कुछ चेंजेस करवाए, मतलब कुछ एक्सपेंड कर दिया, कुछ कंप्रेस कर दिया, ठीक है? और फिर हमने दोबारा एनर्जी को निकाला, सबका सम इंटरनल एनर्जी 2, ठीक है? अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी। हम लोगों को इंटरनल एनर्जी नहीं करना है चैप्टर में। अब आप पहले भी देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा ई था, हम लोग इंटरनल एनर्जी की तो भाई वैल्यू ही नहीं निकाल सकते, तो चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे? तो हम लोग क्या पढ़ते हैं ऑलवेज, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है? तो इसमें नीचे लिखो, लिखो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट डिटरमाइंड, सो वी ऑलवेज कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब देखो क्या होगा, डेल्टा इंटरनल एनर्जी, तो ये क्या होगा, इंटरनल एनर्जी 2 माइनस इंटरनल एनर्जी 1। अरे सब माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, अरे इसमें से वही काइनेटिक एनर्जी 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी प्लस डेल्टा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस डेल्टा मैग्नेटिक एनर्जी, चलता जाएगा ये, ठीक है? अब भाई देखो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में या फिर इस चैप्टर में नॉर्मली एक्सपेंड करते, कंप्रेस करते हैं, तो इन सब में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज होता है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है, पर बाकी एनर्जी में तो चेंज ही नहीं होता है। अरे बाकी एनर्जी जैसे मान लो कि एक्सपेंड किया, कंप्रेस किया, तो इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि बाकी एनर्जी जो होती है वो नॉर्मली मतलब पहले और दूसरे कंडीशन पे सेम होते हैं, तो उनकी ये वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तब नीचे लिखो, लिखो इन
thermodynamic process. In thermodynamic process, normally only kinetic energy and potential energy changes, and rest all other form of energy remains constant. एंड रेस्ट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की चेंज होता है, बाकी सारी एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो फिर अगर कांस्टेंट होगा तो इन सबका डिफरेंस जीरो, सब जीरो। तो मतलब क्या हुआ, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का सम। क्योंकि थर्मोडायनामिक को जो हम लोग करते हैं ना एक्सपेंशन कंप्रेशन, तो उसमें बाकी एनर्जी चेंज नहीं होती, तो इसीलिए हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालते हैं कि बाकी सारी वैल्यू का डिफरेंस जीरो हो जाए, तो सिर्फ दो एनर्जी बच गई, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, जो हमको पता है, जिसको कैलकुलेट करना हमको आता है, इसलिए सारा टेंशन खत्म हो गया। तो इसलिए चैप्टर में क्या होता है, ई नहीं निकालते हैं, क्योंकि सब एनर्जी पता नहीं, तो ई कैसे निकाल लोगे, जब डेल्टा ई निकालेंगे तो सब एनर्जी में डिफरेंस होगा, कट जाएगा, तो ये निकालते हैं। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एक तो चलो सुना होगा mgh। देखो होता क्या एक्चुअल में, आपको पता हो ग्रेविटी में अप्लाई होता है, ग्रेविटेशन में, कि जैसे मान लो डस्टर है ये, तो अर्थ की ग्रेविटी लग रही है, इसको छोड़ दो कि नीचे चला जाएगा। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी वहीं अप्लाई होता है जहां पे दो बॉडी में अट्रैक्शन हो। अरे अर्थ वाले में जो लगाते हैं ना mgh, मतलब कि वो हाइट पे गया तो अट्रैक्शन है तो नीचे गिर जाएगा, वही वैसा कुछ, मतलब कि अर्थ ने उसको अट्रैक्ट करके अपने पास गिराया। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि वहां अप्लाई होता है जहां पे बॉडी में अट्रैक्शन होता है। अगर अट्रैक्शन नहीं होता है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, मतलब नहीं होता। इस चैप्टर में देखो होता क्या है, अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आप नीट के बारे में सोचते हो, या जेईई मेन के बारे में सोचते हो, या सीईटी के बारे में सोचते हो, तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आइडियल गैस पे आता, सिर्फ आइडियल गैस पे। और जेईई एडवांस में भी 80% टाइम क्वेश्चन आइडियल गैस पे ही आता है। तो इसलिए हम लोग 80 का बल्कि 90% टाइम आइडियल गैस पे आता है। पिछले 25 साल में सिर्फ 2 बार आइडियल गैस पे नहीं आया, सिर्फ 2 बार, बाकी हर बार आइडियल गैस पे आया हुआ है। और वो भी जो 2 बार नहीं आया बहुत सिंपल क्वेश्चन थे वो। तो नॉर्मली क्वेश्चन आइडियल गैस पे ही आता है, आइडियल गैस पे सारा फोकस होता है। जेईई मेन और नीट में तो उस पे ही क्वेश्चन आता है, सिर्फ आइडियल गैस पे। तो हम लोग आइडियल गैस पे अलग से कुछ लिखेंगे इस पे आगे, और अदरवाइज ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आइडियल गैस में देखो क्या होता है। आइडियल गैस, अरे पिछला चैप्टर था उसमें आपको एक कंडीशन क्या बताया था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल इज जीरो। उसका अब यहां काम पड़ेगा, मैंने शायद तब बोला भी होगा, उसका आगे यूज पड़ेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो गैस मॉलिक्यूल में जीरो होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गैस, आइडियल गैस इज जीरो। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अरे तो निकलवाया था पिछले चैप्टर में 3/2 RT। तो अच्छा नीचे लिखो इसमें, काइनेटिक एनर्जी लिखवाया था ना KTG में 3/2 RT, वही तो था गैस का, वही। तो इसमें नीचे लिखो फॉर आइडियल गैस, छोटा सेटिंग लिखो फॉर आइडियल गैस, सबसे नीचे लिखो इन आइडियल गैस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया तो टेंशन ही खत्म। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या बचा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 3/2 RT। अब फिर से पीछे आइडियल गैस में आते हैं। आइडियल गैस में मैंने KTG में क्या बोला था, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, बार बार बोला ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अच्छा, अगर मान लो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। मान लो टेम्परेचर मान लो पहले से 20 डिग्री, बाद भी 20 डिग्री रहा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी तो डेल्टा के ही जीरो, और डेल्टा का मतलब तो डिफरेंस है, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये जीरो तो ये भी जीरो। तो मतलब अगर प्रोसेस आइसोथर्मल हुआ तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, तो डेल्टा के ही जीरो होगा तो डेल्टा ई भी जीरो होगा। तो नीचे लिखो इसमें,
और आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। तो इसमें लिखो एज वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, so kinetic energy remains same, so kinetic energy remains same when temperature remains constant। ठीक है, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, तो इसमें लिखो so when temperature is constant, so when temperature is constant, तो यहाँ पर डेल्टा काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो। तो इसमें क्या होगा, डेल्टा इंटरनल एनर्जी, भाई डेल्टा ई क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो सो इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा के जीरो, डेल्टा इंटरनल एनर्जी जीरो। एक टर्म और होता है वो भी लिख लो, आगे आएगा पर अभी लिख लो। ठीक है, क्योंकि ऐसे चीजें आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि क्या क्या ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ध्यान रखना आइसोथर्मल के लिए। और डेल्टा एच क्या होता है, इंथैल्पी। बोलोगे सर इंथैल्पी क्या है भाई, आगे आएगा चैप्टर में। अब यहाँ लिख रहे हैं तो मैं लिखवा देता हूँ साथ ही साथ, ये सब जीरो होता है किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। पहले हम लोग देखो, पहले इंटरनल एनर्जी समझ रहे हैं, फिर हीट समझेंगे, फिर वर्क समझेंगे, और फिर आइसोथर्मल प्रोसेस अलग से करेंगे, फिर अलग से इंथैल्पी समझेंगे, सब आगे आएगा धीरे धीरे। पर आइसोथर्मल में ये तीनों चीजें जीरो होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल एनर्जी, जिसका मतलब क्या, इंटरनल एनर्जी का मतलब है सम ऑफ ऑल एनर्जी, और डेल्टा इंटरनल एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है फॉर आइडियल गैस। ठीक है, ये तो आपका चलो हो गया इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अभी हम लोग इतना ही करते हैं, इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।